बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन। मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक्सप्रेसो के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, ट्यून इन किए हुए हैं। अल्लाह करे कि आज का दिन भी आपके अच्छे दिनों में शुमार और दिन आपको बहुत अच्छा हो। इनके सगे दिन का आगाज कर चुके हैं, नहीं किया तो कर लीजिए और अच्छे से स्टार्ट कीजिए, पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट कीजिए ताकि जो हो अच्छा हो पूरे दिन के। बिल्कुल, बड़ा ज़रूरी है दिन का आगाज़ अच्छा होना। कभी कभी कुछ स्पॉयलर्स होते हैं जो आपके दिन का आगाज़, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो ख़राब कर देती है, लेकिन मेक श्योर करें कि आपने किसी के लिए अपना मूड ख़राब नहीं करना है, खुशी खुशी काम पे जाना है। अच्छा जी, कल खुशी की बात हमने की तो कल कराची में स्टार क्रिकेटर शाहीन शाह अफरीदी की जो बेटी है, शाहिद अफरीदी साहब की जो बेटी है, और शाहीन शाह अफरीदी की शादी की तकरीब हुई, जिसमें हमने मुख्तलिफ लोगों को देखा, प्लेयर्स को, सेलिब्रिटीज़ को, इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को। कल वो शादी का हिस्सा बने और ये जो कुछ मनाजिर आप देख रहे हैं बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी के, और साथ साथ शाहिद अफरीदी जो की है। दूल्हा है वो ये जो ब्राउन ये वाला है। अच्छा, वो फादर इन लॉ है क्योंकि बाबर, ओह माय गॉड, माशाल्लाह माशाल्लाह, लाला शाहिद खान अफरीदी एज ऑलवेज। कल मैं उनका एक इंटरव्यू देख रही थी, वो कह रहे थे कि मेरी फिटनेस का राज ये है कि अगर मैंने 16 घंटे की फ्लाइट भी ली है कहीं की, तो मैंने सबसे पहले एयरपोर्ट से जिम जाना है और मैंने अपनी एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद फिर मैं अपनी कोई और एक्टिविटी इसका मैं चश्मदीद गवाऊं। मैंने इनके साथ एक टीवीसी किया था, आपको मालूम है, और वो रात को तकरीबन 12 बजे पैकअप होना था। और लाला बस हैं कि मैं 12 बजे के बाद अब ग्राउंड जाऊंगा, मैं जिम तो नहीं जाऊंगा लेकिन मैं ग्राउंड जाऊंगा, यानी कि थोड़ा रनिंग वनिंग करके एंड देन आई विल गो बैक होम। सो दिस इज हाउ इट इज। ऐसे होता है, फिटनेस का राज यही है। उसके अलावा खुश रहते हैं माशाल्लाह शाहिद खान अफरीदी। लेकिन आज हम बात शाहीन शाह अफरीदी की कर रहे हैं। हमारे स्टार क्रिकेटर हैं, इस वक्त वर्ल्ड नंबर 1 भी हैं, बेहतरीन बॉलर हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, और लाहौर कलंदर्स के कैप्टन भी हैं। कलंदर्स की कल बहुत बड़ी जो कहना चाहिए मैनेजमेंट वगैरह में नजर नहीं हो सकता है, क्योंकि कराची में था इवेंट, जो लाहौर में किसी और जगह हो तो उसमें हमें नजर आए। लेकिन बाबर आजम वाज क्वाइट देयर, और हमारी इतलात के मुताबिक यूएई से स्पेशली यहाँ पे पहुंचे थे। सर पे कुल्ला भी पहना कल शाहीन शाह अफरीदी ने। उनका जो निकाह है वो 3 फरवरी 2023 को हुआ था, बड़े खुशगवार मौसम के अंदर। और अब वंस अगेन अक्टूबर दूल्हे की क्या एंट्री होगी, जो बाबर आजम की एंट्री थी। अच्छा, कल आप ये गाड़ी देखिए, बाबर आजम की गाड़ी है, किसी और की गाड़ी नहीं है। जो बाबर आजम आप कह रहे हैं यूएई से डायरेक्ट आए हैं, उनकी जो एंट्री बड़ी स्टाइल सुना है, 007 नंबर गाड़ी के ऊपर। और ये देखिए जनाब, ही लुक्स क्वाइट स्मार्ट माशाल्लाह। पाकिस्तान के कप्तान है, वर्ल्ड नंबर 1 है। सो 2 वर्ल्ड नंबर 1 कल इकट्ठे हुए थे बॉलिंग में और बैटिंग में। कल भी हमने वैसे शाहीन को विश किया था, उनकी जो शादी की मेहंदी की तकरीब थी उसके कुछ विजुअल्स के साथ। और आज हम चूंकि बाकायदा तौर पर आई बिलीव रुखसती हो गई है, जिंदगी का सफर शुरू हो चुका है, निकाह भी हो गया है। सो हमारी बहुत सारी बेस्ट विशेस शाहीन के साथ हैं। अल्लाह करे उनका ये जो नया सफर है ये रहमतों बरकतों भरा हो और उनके करियर के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट लेकर आए, पाकिस्तान को और अच्छे मैसेज जिताएं शाहीन आप, और फिट रहें। बिल्कुल, फिटनेस बड़ा जरूरी है। इनका वलीमा भी अब इस्लामाबाद में, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट, बट यस, कल की शादी की तकरीब में आप बड़ी स्टार स्टार्टेड शादी की तकरीब थी, जिसमें मुख्तलिफ हमने प्लेयर्स को भी देखा, सेलिब्रिटीज को भी देखा, सियासी शख्सियात भी थी, क्रिकेटर्स भी थे। सो सबने नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उसके बाद ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोगों ने बड़ा विश किया। इनफैक्ट इंटरनेशनल जो क्रिकेटिंग स्टार्स हैं, डैरन सैमी, में उनकी ट्वीट भी देख रही थी। बहुत सारे दीगर प्लेयर्स ने भी शाहीन शाह अफरीदी को उनकी शादी की मुबारकबाद दी। तो हमारी भी नेक तमन्नाएं शाहीन शाह अफरीदी के साथ है। अल्लाह ताला इनकी आने वाली जिंदगी जो है बड़ी बेहतरीन रहे और इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहे और अच्छा परफॉर्म करते रहे। बिल्कुल, बड़ा फील्ड के ऊपर तो बड़े एग्रेसिव नजर आते हैं बॉलिंग करते हुए शाहीन, लेकिन अभी यंग हैं, बहुत छोटे हैं। आई थिंक ही इज 23 आई बिलीव। 2000 की इनकी बर्थ है, 23 साल इनकी उम्र है। और वैसे आम जिंदगी के अंदर बड़े फ्रेंडली हैं, इनकी बड़ी दोस्तियां हैं। हारिस रऊफ से इनकी बहुत करीबी दोस्ती है, इसके साथ साथ बाबर आजम से इनकी अच्छी दोस्ती है, शादाब से इनकी अच्छी दोस्ती है, और लाहौर कलंदर में तो बड़े मकबूल हैं ही, क्योंकि लाहौर कलंदर्स को टाइटल जिताने वाले जो कप्तान हैं वो शाहीन है। और कुछ चहमगोइयां भी हो रही थी कि शायद अफरीदी पुश कर रहे हैं शाहीन को एज कैप्टन ऑफ नेशनल टीम, लेकिन कल कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू में कुछ साफी दोस्तों के साथ, वैसे कल हमारे मिर्जा इकबाल बेग साहब, अपने सलीम खालिक साहब, ये भी ये पहुंचे हुए थे शादी पे। मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, सीनियर तजज़ियाकार भी मौजूद थे। तो कुछ गैर रस्मी जो गुफ्तगू हुई उसमें ये बात हुई कि भाई मैं कोई पुश नहीं कर रहा, कैप्टन बाबर आजम ही है टीम को और वर्ल्ड कप में वही कैप्टनसी करेंगे। तो ये जी एक अच्छे खुशगवार विजुअल्स हैं। चले, कोई ना कोई तो खुश है पाकिस्तान में, चाहे वो शाहीन और हम भी इस वक्त कोई खुशी की खबर दे रहे हैं, ये भी फॉर अ चेंज हमारे लिए बड़ा अच्छा है कि हम भी सुबह सुबह को अच्छी खबर दे रहे हैं। सो हमने दे दी जनाब। अच्छा, अब हम मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पे बात कर लेते हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, मुल्क किधर जा रहा है, आज की बड़ी खबर।
वेलकम बैक। बात कर लेते हैं हम कुछ मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा नवाज शरीफ साहब, उन्होंने वतन वापसी का ऐलान किया है। साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। रोज़ाना की बुनियाद पर अब किसी न किसी सूरत में मियाँ साहब हमें मीडिया पर भी नज़र आते हैं, अपना लाएमल भी देते हैं। एक चीज़ मियाँ साहब के बयानात में बड़ी वाज़ेह नज़र आती है कि वो अब बहुत क्लियर हैं अपने फ्यूचर को लेकर। और मियाँ साहब ने परसों जो अपना पार्टी स्ट्रक्चर उनका बैठा हुआ था पूरा फ्लैटीज होटल में, उसमें उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि हम मिट्टी पाओ पॉलिसी पे नहीं चलेंगे। अब आपने जो पहले गलतियां की हैं, ही माइट हैव बीन रेफरिंग टू समवन रियली पावरफुल इन पाकिस्तान, आपने जो गलतियां की हैं उनको सुधारें, फिक्स करें, फिर हम आगे चलेंगे। और ख़ास तौर पे फिर उन्होंने अपने जो वहाँ पे नुमाइंदगान मौजूद थे, रहनुमा मौजूद थे, उन्होंने कहा कि आप इंतखाबात में कामयाब होंगे चूँकि आपकी नीयत अच्छी है और एक बार फिर वज़ीर आज़म बनना चाहेंगे, यकीनी तौर पर बनना चाह रहे हैं एज ही सेड। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने जो पहले जिम्मेदारान हैं जिन्होंने हमारी हुकूमत को ख़त्म किया हमला, उनका पहले एहतसाब करना होगा और एहतसाब मीन्स एहतसाब करना होगा। बिल्कुल। और दूसरी जानिब जो नून लीग के जो रहनुमा है उनके बयानात से भी लगता है कि अगले जो वजीर आज़म है नवाज शरीफ साहब ही होंगे। जो मुशावरती इजलास था उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा कि अगर पीडीएम मुल्क को डिफॉल्ट से ना बचाती तो आज पेट्रोल जो है 1000 रुपए फी लीटर होता। अपनी सियासत कुर्बान करके उन्होंने कहा जी कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया है, मगर महंगाई का जो बोझ है गुज़िश्ता 16 माह में आवाम बर्दाश्त कर रहे हैं। शायद मुल्क की तारीख में इससे कबल ऐसे हालात पैदा ना हुए हों। दूसरी जानिब जी बिलावल भुट्टो जरदारी कई बार लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर चुके हैं। गुज़िश्ता रोज भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया और वजाहत की कि लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग से किसी और से नहीं है, नून लीग से है और एमक्यूएम भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करी है दूसरी जानिब। और क्या ये जो जिस बात का मुतालबा किया जा रहा है उसको बुनियाद बनाकर एक और मिसाके जमहूरियत होने जा रहे हैं। और क्या नवाज शरीफ साहब का जो एक नया बयानिया है ये आम इंतखाबात में नून लीग की जीत के लिए राह हमवार करेगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे तज्जियाकार हमारे साथ बिल्कुल इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ हैं। इससे पहले कि मैं गुल साहब की तरफ जाऊं, ख्वाजा आसिफ ने रात को एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा कि जब अभी फील्ड ही नहीं बनी तो लेवल कहां से आ गया। ये कल ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरेस्टिंग बयान था। एंड नाउ वेलकम वेरी सीनियर हमारे बहुत मोहतरम इम्तियाज गुल साहब इस वक्त हमारे साथ काफी दिनों के बाद इनफैक्ट मौजूद हैं। गुल साहब गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है सर? लॉन्ग टाइम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सर। आई होप आपकी सेहत अच्छी है, मिजाज अच्छे हैं। सूरत हाल तो आपके सामने है, कुछ नया नहीं है। मुझे लगता है एक फिल्म है, एज ऐसे रिपीट होती रहती है। हर जो एक वाकया आता है वो पहले हो चुका होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में। किरदार तकरीबन वही हैं, वाकयात बदलते रहते हैं। आप कैसे देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल को? बस हम दायरों में घूम रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत कठपुतली तमाशा है और कठपुतली कंट्रोल करने वाले जिसको पपटियर कहते हैं वो तो एक ही है। बाकी कठपुतलियां वो म्यूजिकल चेयर्स की तरह उनकी ओहदे उनका वक्त जो है बदलता रहता है, अपनी बारी बारी आके कुर्सी पे बैठते हैं। और अभी तक तमाम तर इशारे ऐसे ही हैं कि अगर नवाज शरीफ नहीं तो मरियम नवाज जरूर हमारी मुस्तकबिल की वजीर आज़म है। वो अलग बात है कि एक नया रिकॉर्ड बन जाए कि वजीर आज़म वालिद साहब हैं और वजीर खारजा बेटी हैं, लेकिन इशारे तमाम उस तरफ हैं। इसीलिए लेवल प्लेइंग फील्ड की जो बात हो रही थी वो काफ़ी हद तक पूरी हो गई। असल में हमें ये सोचना चाहिए कि इस वक्त तमाम तर इशारे वो नवाज शरीफ साहब के हक में हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट मुत्तफिक हैं एक इशू पे कि चीन से ज़रा दूर होना है। काफ़ी हद तक इस वक्त हम टिल्ट हैं हमारी अमेरिका की तरफ, लिहाजा दोनों इस्टेब्लिशमेंट्स बड़ी खुश हैं। फिर इंटरसेप्ट की स्टोरी बहुत गर्दिश कर रही है कि किस तरह अमेरिका की ख्वाहिश पे पाकिस्तान ने यूक्रेन को असलहा फराहम किया। तो दो इस्टेब्लिशमेंट्स खुश हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो नवाज शरीफ हैं चाहे आसिफ अली जरदारी हैं, ये सब भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इमरान खान को पीटीआई को इंतखाबी दौड़ से मैदान से बाहर रखना है, क्योंकि इस वक्त वही एक सबसे बड़ा चैलेंज है। तो मुश्तरका उनका दुश्मन इस वक्त जेल में है और उसकी पार्टी के हाथ पांव बांध दिए गए हैं। लिहाजा ये सब बड़े खुश हैं। और सऊदी अरब वो बहुत इंटरेस्टेड है नवाज शरीफ साहब में, क्योंकि उनके बड़े पुराने खानदानी रिश्ते हैं। तो इस वजह से हमें सुकून में रहना, खुश होना चाहिए कि
नवाज शरीफ साहब दोबारा वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। ठीक हो गया, वापस आ रहे हैं पाकिस्तान। अच्छा इम्तियाज गुल साहब, अभी आपने बात की कि अभी सारे जो इशारे हैं या हम साइंस कहें वो नून लीग के हक में जा रहे हैं, खास तौर पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर हम बात करें तो जिस तरह से उनके बयानात है, अब उनकी जो मीडिया प्रेजेंस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और कल बिलावल भुट्टो ने जिस तरह से क्लियर किया कि हम सिर्फ नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, उन्होंने एक इशारा किसी और की जानिब नहीं किया। दो कि आपने कहा कि एक बहुत उनकी ऑपोजिशन में जो बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे ऑब्वियसली अब वो जेल में हैं, और फिर दूसरी जानिब उनकी पार्टी के भी हालात कुछ अच्छे नहीं है। तो आपको लगता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी है वो सिर्फ नून लीग से मांगी है या उनका इशारा कुछ और भी था? वो मेरा ख्याल है अपनी मसलियतों के बोझ तले दबे हुए हैं सब, जिसकी वजह से खुलकर बात नहीं करते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो वो बड़ी सब तारीफें कर रहे थे, बशमूल शहबाज शरीफ के, बिलावल थे या शहबाज शरीफ थे, वो तारीफें करते नहीं थक रहे थे, जो कि असल इक़्तिदार के मालिक हैं। और अभी भी मुखातब भी उन्हीं को कर रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर वो नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड मार रहे हैं। उनसे कोई ये पूछे कि नून लीग की हैसियत क्या है लेवल प्लेइंग फील्ड मांगने की, इस हद तक जरूर है कि सऊदी अरब का शाही घराना भी उनके साथ है, बिलवास्ता तौर पे अमेरिका भी उनसे खुश है, क्योंकि पाकिस्तान की बहसीत मजमूई जो कलीदी किरदार हैं वही कर रहे हैं जो अमेरिका की ख्वाहिश है। तो इसमें मेरा ख्याल है बिलावल की अगर जो कॉल आई है वो अपने वालिद साहब होते हैं, मैंने शायद पहले भी कहा था कि दोनों बाप बेटा एक गुड कॉप बैड कॉप की सियासत खेल रहे हैं कि आसिफ जरदारी साहब मुख्तलिफ हलकों को एड्रेस करके उनको तसल्ली दे रहे हैं कि आप खातिर जमा रखें, हम आपके साथ हैं। आप अच्छा गुल साहब, ये तो दो जमातों की बात है, लेकिन मुझे ज़्यादा दिलचस्पी नवाज शरीफ साहब की 2 दिन पहले की गुफ्तगू में, जिसका मैंने हवाला भी दिया। एक तो उन्होंने 4 शख्सियात के नाम लिए, जिसमें एक साबिक आर्मी चीफ है, एक साबिक DGISI हैं जो कि उस वक्त के मुतवक्के आर्मी चीफ भी थे, जनरल फैज़, और उसके साथ साथ फिर उन्होंने 2 अहम तरीन अदालती शख्सियात का जिक्र किया, जिसमें 2 फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं और तीसरे एक सिटिंग जज हैं जो इस वक्त अदालत में मौजूद हैं, इजाजुल एहसन साहब का उन्होंने नाम लिया। तो ये 5 शख्सियात की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि हम मिट्टी पाओ पॉलिसी की तरफ नहीं जा सकते, आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी, अकाउंटेबिलिटी के बाद अब जो बात होगी वो होगी। तो नून लीग को भी जहां एक जानिब ये बावर है कि शायद उनके अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म जिस वक्त जेल में, उनको लगता था कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, अब नून लीग को ये लगता है। और दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि अब बात तभी होगी, फील्ड तभी बनेगी जब इन 5 शख्सियात के हवाले से अकाउंटेबिलिटी होगी, मीन्स उनको सजाएं होंगी। ये कल उन्होंने कैटेगोरिकली कहा। तो आपको लगता है कि ये कहीं कोई डेडलॉक की पोजीशन ना बन जाए, या इससे पहले इस पे बात हो चुकी है, उसके बाद मियां साहब ने ये बात पब्लिक की है? क्योंकि बात तो वो नाप तोल के करते हैं जिस तरह की सूरत हाल में है वो इस वक्त। देखिए, बात पाकिस्तान का अलमिया ये है कि ये उन शख्सियात की तो बात कर रहे हैं जिनके फैसले, जिनके इक़दामात इनके खिलाफ गए, लेकिन उन शख्सियात की बात नहीं करते जिन्होंने आज तक उन्हें इस मकाम पे पहुंचाया है, फैसिलिटेट किया है। इसमें जनरल बाजवा भी शामिल थे, जिन्होंने इनको मुल्क से बाहर निकलने में वो 50 रुपए के बॉन्ड पे जो शहबाज शरीफ ने दिया था, उस बॉन्ड पे 6 हफ्ते के लिए गए थे। तो जनरल बाजवा की अगर बात करें तो ये महज लिप सर्विस है, क्योंकि मौजूदा आर्मी चीफ ने उसी जनरल बाजवा को जनरल हेडक्वार्टर में बुला के बाकायदा फूलों का गुलदस्ता जो था वो शहदा की कब्र पे उनसे डलवाया था, तमाम सियासतदानों को ये तासुर देने के लिए कि हम सब इकट्ठे हैं। लिहाजा मालूम नहीं कि नवाज शरीफ साहब के पास क्या वो गिदड़ सिंगी है जिसको वो इस्तेमाल कर, क्या वो जादू की छड़ी है कि वो इस्तेमाल करते हुए मौजूदा आर्मी चीफ को कहेंगे कि अभी जनरल फैज़ को, जनरल बाजवा को आप जरा अदालत के कटारे में लेके आए, देखना होगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, थैंक यू वेरी मच इम्तियाज गुल साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक अगर हमारे पास सवाल टाइम है, मुझे लगता है सवाल में और गुल साहब करना चाहता हूँ, क्योंकि मुल्की सियासत पे तो बात हो गई है। ये जो इंडिया और कनाडा के दरमियान सूरत हाल चल रही है, बड़ा नाजुक और बड़ा संगीन मामला है। इससे पहले जो कैनेडियन सफारत, जो भारतीय सफारतकार हैं, उनको कनाडा ने मुल्क बदर किया, उसमें भारतीय रॉ के चीफ शामिल हैं वहाँ पे। और कल की जो खबर थी, और कल एक वीडियो बड़ी वायरल हुई जिसमें जो कैनेडियन एम्बेसडर थे उनको बुलाया गया दिल्ली के अंदर, और
मुलाकात के बाद जो वो बाहर आए, न सिर्फ उन्होंने साथियों से बात नहीं की बल्कि अपनी गाड़ी का दरवाजा बहुत जोर से झटक के उन्होंने बंद किया और वो चले गए। और मालूम ये पड़ा कि भारत ने भी 5 दिन का वक्त दे दिया है कैनेडियन सफारतकार को कि वो भारत से निकल जाए, और जिसपे बड़ी मीम्स भी बनी है। इंडियंस वर वेरी हैप्पी कि हमने वैसे ही जवाब दिया है। आज जस्टिन ट्रूडो ने फिर कहा है कि इस मामले को सीरियस लेना होगा, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इसमें यह है कि कनाडा ने कहा है कि हमने अमेरिका के साथ मिलकर इस मसले पे काम किया है, ये जो कत्ल केस है, और उसके बाद हम शवाहिद लेकर आए हैं सामने। तो आप कैसे देख रहे हैं? ये तो अमेरिका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इंडिया का, कनाडा के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, कुछ 14 से 18 लाख सिख कम्युनिटी वहां पे मौजूद है जो कि शहरी हैं। आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि भारत खुद इतनी बड़ी कंपनी है, वो सप्लाई चेन मुतबादिल के तौर पे चीन के मुतबादिल के तौर पे खुद को प्रेजेंट कर रहा है, लिहाजा कोई बहुत ज्यादा आप इसमें तलाश ना करें। दूसरी बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बात की कैनेडियन वजीर आजम ने पार्लियामेंट में खड़े होके कि जो कत्ल हुआ है वो कनाडा की सॉवरेंटी यानी खुद मुख्तारी पे हमला है। ये मुल्क रूल ऑफ लॉ की बुनियाद पे कायम है, यानी कानून की अमलदारी पे कायम है, और हम कानून की अमलदारी को सबोताज करने की इजाजत किसी को भी नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा पैगाम था जो हमारे लोगों को भी सुनना चाहिए और बाकी लोगों को भी सुनना चाहिए। ठीक है, इसमें आप कह रहे हैं कि मजीद इसमें कुछ नहीं निकलेगा, लेकिन दूसरी जानिब जस्टिन ट्रूडो की बड़ी सपोर्ट है, जो खालिस्तानी लीग के लोग हैं, बड़ी सपोर्ट है उनकी इलेक्शन में। खैर, गुल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और अपना तजिया हमारे सामने रखा। हम एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। Welcome back to the show. Okay, I was waiting for you. So, जनाब, बलोचिस्तान का जब जिक्र आता है, हमारा सेगमेंट अगला बलोचिस्तान के हवाले से ही है, तो उमूमी तौर पे हमारे जहन में आता है कि संगलाख पहाड़ हैं, खुश्की है, एक पसमानदा तरीन सूबा है, समहाउ है भी बहुत बड़ा इलाका इसका यहाँ पे, लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे तरक्याती काम हुए हैं, अच्छे हुए हैं और काबिल तारीफ़ हुए हैं। हमने बात उन्हीं इलाकों में से किसी एक इलाके की करनी है। अब सिर्फ ये है कि इन कामों को, ये जो जदीदियत कुछ जगहों पे आई है, इसको फैलाने की ज़रूरत है ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठाएं। जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, ये बज़ाहिर तो पहाड़ों के दरमियान है, लेकिन वहाँ एक ऐसा लगता है कि मॉडर्न शहर बसा दिया गया है। उसमें बड़ी ज़बरदस्त सहूलियात हैं, जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा खूबसूरत है इसका, और एक ऐसी दुनिया कह सकते हैं जहाँ ज़िंदगी की तमाम जदीद सहूलियात फराहम करने की कोशिश की गई है। हम ज़िला हब की तहसील दरेजी की बात कर रहे हैं, जहाँ की पुख्ता सड़कें देखने वालों को यकीनी तौर पे वर्ता हैरत में मुब्तला कर देती हैं। हमारे विजुअल्स आपको बता रहे होंगे और आप ठीक देख रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ा किसी मुल्क का डेवलप्ड शहर नहीं है, ये बलूचिस्तान का एक कस्बा, एक टाउन है जिसके ये मनाजिर हैं, दुरेजी जिसकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सड़क पर नस्म मुजस्मे हैं, एक जदीद शहर की याद हमें दिलाते हैं या एक जदीद शहर का इमेज हमारे जहन में बनाते हैं। इसी तरह इस तर्ज पे बने मकानात हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लड़कों लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल्स हैं, असातिज़ा वहाँ पे मौजूद हैं, लाइब्रेरी है, पार्क्स हैं। तो ये इस इलाके में कम से कम किसी मौजज़े से कम नहीं लगता। तो हमने कहा ज़रा इस पे आज हम बात करते हैं। बिल्कुल, दरेजी के हवाले से एक ऐसा इलाका भी है जहाँ पानी की किल्लत नहीं है। आवाम तो पानी पियेंगे ही, लेकिन ज़राअत की बात करें, दीगर ज़रूरियात की बात करें, तो वो भी, इसके लिए भी पानी यहाँ पर दस्तयाब है, क्योंकि पहाड़ों पर का जो सीना चीर कर यहाँ डैम्स बनाए गए हैं, और चंद बरस का खुशहाली की वजह से आसपास के इलाके हिजरत करने वाले जो इलाका मकीन है वो भी वापस लौट आए हैं यहाँ पर, और जो लोग पहले पानी की बूंद को तरसते थे अब खुशहाल जिंदगी गुजारे हैं। यहाँ का जी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अपना एक रेस्क्यू सिस्टम है, अपनी एम्बुलेंसेज है, नादरा का ऑफिस है, टेलीकॉम टावर्स हैं, और जो मकीनों की ज़िंदगी में आसानियाँ हैं वो मैं कह लें कि बहुत ज़्यादा, और ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा भी करती हैं। वाइल्ड लाइफ को महफूज करने के हवाले से भी काम हो रहा है, और ये सब मुमकिन हो पाया है जी भूतानी बरादरान की वजह से। सोले भूतानी जो कि मेंबर सूबाई असम्बली भी रह चुके हैं, और असलम भूतानी साहब की जो कि 10 साल से बलोचिस्तान असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे पर भी फाइज रहे हैं, और आज़ाद मेंबर कौमी असम्बली भी रह चुके हैं। ज़िला बलोचिस्तान के ज़िला हब की जहाँ हम बात करें, इसकी जो मॉडल तहसील है दरेजी, बलोचिस्तान के दीगर तहसीलों के लिए भी एक डेफिनेटली मिसाली तहसील है कि अगर ये सोचा जाए कि अगर आपकी नीयत और आपका खलूस है तो बलोचिस्तान का हर जो तहसील है वो दरेजी बन सकता है। इसी हवाले से हम मजीद बात करेंगे। हमारे साथ असलम भाई साहब मौजूद हैं, साबिक मेंबर कौमी असम्बली भी हैं, उनसे हम इस मॉडर्न विलेज के हवाले से बात करते हैं। ऑब्वियसली इन शख्सियत का हाथ इनके साथ है और वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद जी बिल्कुल, जैसा कि हमने उनका जिक्र किया, बहुत शुक्रिया आपने भूतानी साहब ज्वाइन किया हमें। बड़े इंप्रेसिव विजुअल्स हैं, यूजुअली लगता नहीं है, और मैं तो चाहता हूँ कि इंस्पिरेशन लें बाकी सभी बलोचिस्तान के जो अवामी नुमाइंदे अपने अपने इलाकों में जो नुमाइंदगान हैं वो सीखें इससे। सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि ये जो मनसूबा है, ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है इस तहसील का, ये कब शुरू किया
किया गया, इसके पीछे क्या सोच कार फरमा थी, और हाउ डिड इट बिकम अ मॉडर्न विलेज? ये बना कैसे, ओवरऑल कैसे हुआ ये? शुक्रिया एक्सप्रेस टीवी का और आपका कि आप आए मेरे छोटे से विलेज। वैसे तो हमारी फैमिली गुज़श्ता 50 साल से इस हलके से इंतखाब जीतती आ रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह 11-12 मरतबा जितने भी इलेक्शन हुए वो हमने ही, मैंने या मेरे बड़े भाई साले भूतानी साहब ने जीते हैं। 2002 में जब मैं सरकारी मुलाजमत छोड़कर सियासत में आया, पहले मैं डिप्टी स्पीकर बना, फिर स्पीकर बना, फिर MNA बना लसबेला गवादर के हलके से। तो इस दौरान मैंने ये सोचा कि अगर दूर दराज के जो गांव हैं उनको अगर हम एक मॉडर्न टच दें, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करें एक मॉडर्न विलेज में, तो ये एक सब पार्लियामेंटेरियंस के लिए और पूरे मुल्क के लिए मैसेज होगा कि वो तमाम शहरी सहूलतें जो देहात में दस्तयाब नहीं है वो यहाँ के देहात के लोगों को मिले। और खुशी होती है जब लोग आते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और लोगों को तमाम सहूलतें मिलती हैं, तो एक मकसद भी पूरा होता है, एक शौक़ भी है, लगन भी है। और ये सारी चीज़ें उस वक्त कामयाब होती है जब आप ऑनरशिप किसी को दें। फंड सरकार का होता है, हमने अपनी जेब से एक पैसा भी नहीं लगाया। जो पैसा सरकार ने दिया, कोशिश की कि ईमानदारी से वो आवाम खर्च करें। और ये छोटा सा गांव जो किसी ज़माने में एक डस्टी टाउन हुआ करता था, आज पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वैसे तो इस मॉडर्न विलेज की जहाँ हम बात करें बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, मगर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सहरा में पानी का होना किसी मोजे से कम हमें नहीं लगता, और पहाड़ों को काट कर छोटे बड़े डैम्स बनाना और इन डैम्स का मकामी आबादी को फ़ायदा होना इटसेल्फ बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ है। इसका ज़रा थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा कि ये जो मकामी आबादी के फ़ायदे के लिए किया गया है, किस तरह से इसको ऑपरेट किया आप लोगों ने? देखिए, बलूचिस्तान में पानी बहुत है, ज़रूरत इस बात की है कि उसको ज़ख़ीरा करके ज़ेरे काश्त जो ज़मीनें हैं बंजर, उनको लाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इन डैम्स, छोटी बड़ी जो डैम्स हमने बनाई हैं दर्जनों के हिसाब से उससे वाटर लेवल आपका बढ़ता है, पानी दस्तयाब होता है। और मैं आपको बताऊं कि कई दिहाइयाँ पहले यहाँ के लोग कहत साली में जो नकल मकानी करके सिंध के इलाकों में जाके आबाद हुए थे, आज वो अपनी आबाई ज़मीनों को वापस आकर आबाद कर रहे हैं, क्योंकि इन डैम्स की बदौलत उनको पानी मैसर है। और किसी का दादा किया था तो उसके पोते आके अब अपनी ज़मीनों को आबाद कर रहे हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार। बहुत बहुत अच्छी एग्जांपल है, बहुत अच्छा है ये। वी डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ द तहसील। उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे भी ये वसाइल ऐसे गए हों, लेकिन इसको देखकर तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अगर भूतानी साहब ये एक कस्बे तक ये सहूलियात पहुँचाई जा सकती हैं, आई वॉज वेरी अमेज्ड कि फायर ब्रिगेड भी है यहाँ पे, तो आपको नहीं लगता कि पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान के हर शहर, हर कस्बे के अंदर ये सहूलियात पहुंचाई जा सकती हैं? बिल्कुल, बात ये है नीयत की है। देखिए, फंड्स तो तमाम MNAs को, MPs को, मिनिस्टर्स को मिलते हैं। अगर हर MPA, हर MNA, हर सेनेटर और तमाम जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपने जहाँ से ओरिजिन है, जो जहाँ से वो पैदा हो गए, इस मुल्क की अहम ओहदों पर जाके बैठे हैं, उनको अल्लाह ने वसाइल भी दिए हैं, रिसोर्सेज भी दिए हैं। और वही सरकार का पैसा अगर वो अपनी जन्मभूमि पे लगाएं तो एक दिल को सुकून भी मिलता है और लोग भी खुश होते हैं और अल्लाह ताला भी खुश होते हैं कि हम मखलूक की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये दुरेजी का जो छोटा सा मॉडल टाउन हमने बनाया है, ये पूरे पाकिस्तान में लोग इसको रेप्लिकेट करेंगे। और काफ़ी जगहों पे मैंने सुना है कि लोग कोशिश कर रहे हैं अच्छा कि हम भी अपना गांव दुरेजी जैसा मिसाली बनाएं। अरे वाह। और अल्लाह करे कि सब कामयाब हों। और अगर इस तरह हम सब
मिलकर ये मेहनत करें तो ये पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क बन सकता है। ज़रूर सबको ज़रूरत है कि इस करें, ये एक मॉडल विलेज है जिसको हम कहें। अच्छा, जिस मकसद के लिए ये मॉडर्न विलेज बनाया गया था, क्या वो पर्पस अचीव हो रहा है? देखिए, दो चीज़ों की कमी है। पूरी कोशिश के बावजूद भी हम जो दिल को तसल्ली हो वो नहीं हो रही है। एक एजुकेशन और एक हेल्थ। डॉक्टर मौजूद है, आप विज़िट करेंगे, हॉस्पिटल बेहतरीन है, स्कूल इंटरमीडिएट तक क्लासेस हो रही हैं, बच्चियों का स्कूल है, लेकिन उस्ताद और डॉक्टर आने से कतराते हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके पोस्टिंग्स रुकवाते हैं। हालांकि यहाँ कौन सी ऐसी सहूलत है जो बड़े शहरों में नहीं है। आपने खुद देखा, इंटरनेट से लेके स्मार्ट टीवी से लेके पानी, सिक्योरिटी, बैंक, ट्रांसपोर्ट, रोड नेटवर्क, हर वो चीज़ जो बड़े शहरों में शायद ही दिन में चंद घंटे दस्तयाब है या 24 घंटे दस्तयाब है। और सबसे बड़ी बात कि 24 घंटे यहाँ पे बिजली अवेलेबल है, जो कि इस्लामाबाद के रेड जोन के बाद शायद दुरेजी वो गांव है जहाँ 24 घंटे बिजली अवेलेबल है। और लोग बिल भी कोशिश करते हैं कि मोर 70% लोग बिल भी अदा करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, 100% को करना चाहिए। खैर बिल तो दूसरी जानिब आपने जो कि जिक्र भी कर दिया स्कूल का, हॉस्पिटल का, मसाजिद, पार्क, एक ऐसा मुजस्मा भी हम यहाँ पे देख रहे हैं जिसमें लड़कियों की तालीम को दिखाया गया है। ये कहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है, इसकी बुनियादी वजह क्या है बतानी सर? देखिए, ये मुजस्मा पंजाब के किसी शहर में मैंने देखा, तो मैंने यहाँ से इंजीनियर्स को भेजा, वो लाहौर से जाके उन्होंने उस शख्स को तलाश किया जिसने ये बनाया है। उसका मकसद ये आपने देखा होगा कि किताबें हैं, एक बुजुर्ग शख्स अपनी बच्ची को हाथ पकड़े किताबों की तरफ रुजू कर रहा है। तो ये है गर्ल एजुकेशन को मोटिवेट करना। ये एक सिंबलाइज करता है कि यहाँ पे गर्ल एजुकेशन पे कितनी तवज्जो दी जाती है। उसके अलावा और भी जितने आपको मुजस्मे मिलेंगे वो किसी न किसी हवाले से किसी न किसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं और रेप्लिकेट करते हैं चीज़ें। जैसे आप पीकॉक चौक देखेंगे तो ये हमने थर की ब्यूटी को दुरेजी में रेप्लिकेट किया है। और इस तरह की लाइब्रेरी है। फायर ब्रिगेड का तस्वर छोटे गांव में महाल है, लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आपको दो एम्बुलेंसेस मिलेंगी और जो भी सहूलत है सब मौजूद है। इस दुरेजी के छोटे से शहर में आप नाम लें और वो चीज़ अवेलेबल है। और एक ज़माने में कराची से या हब से कई घंटों का सफ़र कच्चे पे होता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 2.5 घंटे में आप कराची से यहाँ पहुँच सकते हैं। बेहतरीन सड़क बन रही है, आपने खुद मुशाहिदा किया होगा, फेडरल फंडेड है ये इस सड़क, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कुछ उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। और दूसरी बात ये कि आने वाले वक्तों में दुरेजी जो है ये मेन हब बनेगा, इसलिए कि M7 जो कराची दुरेजी दादू है वो यहाँ से गुजर रहा है। ईरान गैस पाइपलाइन जो ईरान की बॉर्डर से होती हुई नवाबशाह डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे पहुंचेगी वो भी दुरेजी से गुजर रही है। तो ये 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो आइंदा आने वाले वक्तों में शुरू होंगे, वो दोनों यहाँ से गुजरेंगे और इस इलाके का फिर नक्शा ही बदल जाएगा। That's amazing, that's amazing। एक और मुजस्मे, अभी इमरान ने जिस मुजस्मे की बात की उसके अलावा एक और मुजस्मा भी नजर आ रहा है जिसमें बलोच कल्चर को दिखाया गया और एक शख्स घोड़े पर बैठा है चादर लेके। इस मुजस्मे के हवाले से भी बताइएगा। वो सिंबलाइज करता है कि यहाँ के लोगों की बहादुरी को। यहाँ जंगजू पैदा हुए हैं, नेबरिंग ट्राइब्स ने अक्सर इन पे हमलावर हुए, लेकिन इन्होंने बड़ी जवान मर्दी से शहादतें देकर अपने इस धरती को, अपने इस छोटे से इलाके को बचाया दूसरों की यलगार से। तो ये सिंबलाइज करता है।
अच्छा, ये जो आपने हमें एक्सप्लेन किया, मैंने देखा है कि यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी है और बड़ा तारीखी कब्रिस्तान लगता है, क्योंकि जो कब्रों की शक्ल ऐसे लगता है कि बहुत पुरानी तारीखी कब्रें। तो जरा थोड़ी हिस्ट्री आप बता ही रहे हैं, जो मॉडर्न चीजें, तो जरा हिस्ट्री के बारे में भी हमें बता दीजिए, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कितना इंपॉर्टेंट है ये और इसकी क्या तारीख है इस कब्रिस्तान की। ये कब्रें जो हैं आपको चौकुंडी में भी मिलेंगी, ठट्टा साइड पे भी मिलेंगी, मोस्टली कोस्टल बेल्ट में मिलेंगी। ये यहाँ कोई मिस्टर टेगे ब्रिटिशर था, उसने दरियाफ्त की थी गालिबन 1904 में, जो हमने पढ़ा है किताबों में। और ये आप देखेंगे कि मल्टी स्टोरी कब्रें हैं और इन पे जो नक्शकारी है, मर्दों के जो कब्रें हैं उन पे तलवार के निशान हैं, घोड़े का निशान है, औरतों की जो कब्रें हैं उन पे ज़ेवरात का, ज्वेलरी का निशानात हैं। तो ये बेहतरीन उस ज़माने का आर्ट वर्क है जो कई दहाइयों के बाद आज भी आपको सही सलामत नजर। जबरदस्त हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी जानिब जहां हम इतनी डिफरेंट चीज़ें और मॉडर्न चीज़ें देख रहे हैं, एक एयर कंडीशन मस्जिद का होना इस इलाके में, मस्जिद का, ये भी इटसेल्फ एक बड़ी सरप्राइजिंग सी चीज़ है। किसने तामीर की मस्जिद, इस हवाले से भी बताइएगा। ये यहाँ के मकामी लोगों ने खुद मस्जिद तामीर की और बाद में इसको म्यूनसिपल कमेटी दुरेजी ने टेक ओवर कर लिया है। और एयर कंडीशन इसलिए है कि जुम्मे के दिन ज़्यादा लोग आते हैं, तो गर्मी का मौसम होता है, तो ज़रा ठंडे माहौल में और एक कंफर्टेबल माहौल में अगर वो अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम दें, तो यही सोच के होना ही चाहिए। एंड वी रियली अप्रिशिएट। एक तो जो दीगर आपके मेंबरान असम्बली हैं, मैंने बलोचिस्तान के ऊपर बड़े प्रोग्राम्स किए हैं, लोगों से बात की है, तो बहुत ज़रूरी है, मैंने जैसा कि शुरू में कहा कि ये मैसेज सब तक पहुंचे, सब इसको इम्प्लीमेंट करें, हर गाँव में ऐसा दिखे बलोचिस्तान का। एक तो उनके लिए बोतानी साहब आप क्या कहेंगे, खुद आप सीनियर सियासतदान हैं, आपकी बात बड़ी मानी भी रखती है। और दूसरा, अब तक ये जो तरक्याती काम नहीं हुए, लोग अपने तय भी कर सकते हैं, इतने अमीर सरदार हैं, तो आप उनके हवाले से क्या कहेंगे जी, उनको इस बारे में आप इसकी वजह क्या देखते हैं जब तक नहीं हुए काम? देखिए, दुरेजी को हमने एक मॉडर्न टाउन, एक गांव था, उसको एक मॉडर्न टाउन की शक्ल दी है। और ये मेहनत है, पैसा सरकार का था। दो चीज़ों की शर्त है और हर कोई कामयाब हो सकता है। पैसे को ईमानदारी से खर्च करें और फिर खर्च करने के बाद सबसे जो बड़ी बात है उसको ऑनरशिप है। देखिए, आपने एक चीज़ बना दी और उसको छोड़ दिया तो वो तो बेकार हो जाएगी। तो हम खुद निगरानी करते हैं कि अगर स्ट्रीट लाइट्स हैं तो एक बल्ब भी फ्यूज न रहे, अगर लॉन्स हैं तो उनकी ऐसी लॉन्स हो जैसे हम अपने घर की मेंटेन करते हैं। और इसी तरह लोग जो हैं, सबसे बड़ी बात है कि दुरेजी के लोग ताउन करते हैं, कोऑपरेट करते हैं कि ये जिस तरह खूबसूरत टाउन बना है इसको बरकरार रखने में, मेंटेन रखने में तमाम लोगों की कंट्रीब्यूशन है। और अगर लोग ताउन न करते तो शायद ये इस तरह बेहतर टाउन नहीं बनता। तो मेरा यही मैसेज है कि कम से कम जिस इलाके से आप निकल कर दुनिया के कोने कोने में गए हैं, बड़े ओहदों पर पहुँचे हैं, तो उस गांव का आप पर पहले हक है कि अपने जन्मभूमि का हक अदा करें। देखिए, मैं जब स्पीकर था 5 साल, फिर 5 साल स्पीकर, 5 साल MNA, मैं अपने हर प्रोजेक्ट को, चाहे वो करोड़ों का हो चाहे लाखों का हो, पर्सनली विजिट करता हूँ, उसमें जो फ्लॉज हैं वो आइडेंटिफाई करता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर्स को, इंजीनियर्स को बताता हूँ, ऑनरशिप दे रहा होता हूँ। और जब तक ऑनरशिप नहीं दूंगा तो कोई भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो फंड्स हैं उनकी सही यूटिलाइजेशन की निगहबानी भी कर रहे हैं, निगरानी भी कर रहे हैं। और ये नहीं कि पैसे एक मकसद के लिए आएँ, वो लोगों के मुख्तलिफ जेबों में चले जाएं और वो काम अधूरा हो। हम कहते हैं कि काम जिस मकसद के लिए पैसे आते हैं वो मकसद पूरा होना चाहिए। अगर उसमें कोई ऊंच नीच होती है तो वो तो पूरे मुल्क में हो रही है, लेकिन जिस मकसद के लिए सरकार पैसे देती है
वो मकसद पूरा होना चाहिए, और मकसद यही है कि हर प्रोजेक्ट आवाम की भलाई के लिए होता है। ठीक है। साबिक स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली असलम भोतानी साहब रुकन कौमी असम्बली भी रहे, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। यकीनी तौर पे ये जो टाउन है, ये इलाका है, ये मिसाल है, और सभी जो ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी है उसको इससे ज़रूर लेसन लेना चाहिए। दे शुड वर्क इन देयर एरियाज। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बात कर लेते हैं हम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल तक अपने फ़न का लोहा मनवाने वाले नामवर अदाकार यूसुफ खान साहब के हवाले से। उनके मद्दा आज उनकी 14वीं बरसी मना रहे हैं। फिरोजपुर में पैदा होने वाले यूसुफ खान साहब के हवाले से आपको बताएं तो अपने करियर में बेशुमार ऐसे किरदार निभाए जो लोगों को बेहद पसंद आए। आपने फिल्मसाज अशफाक मलिक की फिल्म परवाज़ से अपनी अदाकारी का आगाज़ किया। ये फिल्म तो फ्लॉप हुई, लेकिन आपकी अदाकारी लोगों को बहुत पसंद आई, लोगों के दिलों में घर कर गई, ऐसा कहना चाहिए। और ये जो फिर कामयाबियों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, शुरू हुआ अक्खड़ और ज़िद्दी जैसी फिल्मों में शोहरत की बुलंदियों तक पहुँचे। 60 की दिहाई में आप हीरो के बजाय एक स्टैंडर्ड हीरो और कैरेक्टर एक्टर के तौर पे सामने आए। इसके बाद दीगर जो हिट फिल्में थी, इसमें गरनाता, अल हिलाल, टैक्सी ड्राइवर, आसमान, गुलामी, बुत शिकन, बाबुल, बदला, मलंगी, धीरानी और जब्र वगैरह शामिल हैं। कामयाब काम किया और बेहतरीन काम किया। बिल्कुल, यूसुफ खान पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में गोल्डन जुबली मनाने वाले वाहिद फनकार होने का एजाज़ भी रखते हैं, और उनकी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। 20 सितंबर 2009 को मुख्तसर अलालत के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले, लेकिन उनकी अदाकारी आज भी लोगों के दिलों में नक्श है। यूसुफ खान साहब को हम याद करें तो उनकी 14वीं बरसी के मौके पर अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुश आमदीद कहेंगे, और आज हमारे किचन में कुछ बन रहा है, और किचन में आपको पता है कौन सबसे अच्छा बनाते हैं? अहमद हमाद शेफ हमारे साथ मौजूद है। अहमद, वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप तो सुनाएंगे? बिल्कुल वेलकम बैक, कैसे हैं आप? अहमद, क्या बन रहा है आज आपके आज किचन में? बेसिकली हैंडमेड पास्ता कह सकते हैं, हैंडमेड स्पेगेटी कह सकते हैं। वाह, तो ये हम बनाने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है। आप इसको मिनिमम कॉस्ट में घर में बना सकते हैं। और ये पास्ता जो हम मार्केट में पैकेट्स में लेते हैं वो आप घर में बना रहे हैं, राइट? एग्जैक्टली, आप वो घर में बना सकते हैं। आप उसको डिहाइड्रेट भी कर सकते हैं, आप उसको 1 साल तक यूज भी कर सकते हैं। तो ये तो इसके लिए एफर्ट और वक्त पे डबल नहीं हो जाएगा अगर घर पे बनाएंगे? या क्विक है? क्विक है, सिर्फ आपको अंडे चाहिए और मैदा चाहिए, बस। ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स जल्दी से हमें बता दें, इसमें क्या है? अंडा डाला है और मैदा डाला है। ओके। 100 ग्राम में 1 अंडा, ठीक है। उसके हिसाब से आपने इसको गूंदना है, पानी नहीं डालना आपने। ओके, बस खत्म। और उसको आपने गूंदना है, और उसके बाद जो प्रोसीजर है मैं आपको बाद में बताता हूं। क्या बात है, जबरदस्त हैंडमेड पास्ता खाएंगे आज, मजा आएगा। जब तक पास्ता खाते हैं हम आपको कुछ टेनिस दिखाते हैं। इस्लामाबाद के अंदर डेविस कप के मुकाबले हुए और बड़े ज़बरदस्त हुए। बड़ा अच्छा है टेनिस का वापस आना। एहसामुल हक की बड़ी क्या कहना चाहिए, एफर्ट है इसके अंदर। सना वहाँ पे गई हैं, मुकाबले कैसे हुए, कौन कौन से प्लेयर्स थे, अहवाल क्या रहा डेविस कप का, आपको दिखाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लैग्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं मौजूद हूँ टेनिस कोर्ट में, जहाँ पर आप देख रहे हैं डेविस कप चल रहा है। पाकिस्तान में 1.5 साल के बाद ये टेनिस का वर्ल्ड कप हो रहा है, और बड़ी खुशी होती है जब इस तरह के स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, लोग पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों के चेहरों पर बहुत खुशी है, बहुत उम्मीदें हैं कि ये वर्ल्ड कप हम लेकर जाएंगे, और आज के जितने भी मैचेस हैं वो पाकिस्तान ही जीतेगा। तो ये सब जानने के लिए कि कौन कौन खेल रहा है, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के प्लेयर्स के दरमियान आज का मुकाबला होने वाला है। अब कौन जीतेगा, कौन हारेगा, ये देखने के लिए आपको रहना पड़ेगा मेरे साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एंथनी के साथ, जो कि इंडोनेशियन प्लेयर हैं, पहली बार पाकिस्तान आए हैं और डेविस कप खेल रहे हैं, एंड ये उनका 6th वर्ल्ड कप है। मैं आपको पाकिस्तान में खुशामदीद कहती हूँ और डेविस कप में शिरकत पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। आप इस कप में अभी तक कोई मैच तो नहीं खेले, लेकिन आप इस वर्ल्ड कप के लिए कितने पुरजोश हैं? जी हाँ, कल मैं अपना पहला मैच खेलने जा रहा हूँ और मैं बहुत पुरजोश हूँ। मेरी टीम आज दोनों मैचेस हार चुकी है। मुझे उम्मीद है कि मैं कल अपना मैच जीत जाऊंगा। क्या आप घबरा रहे हैं? आपका कल का मैच किसके साथ है? मैं जानता हूँ कि पाकिस्तानी डबल मैच के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। मैं चाहता हूँ कि एहसामुल हक के साथ मेरा मुकाबला हो।
Any strategy that मैच खेलने से पहले आपकी हिकमत अमली क्या होगी? Anything before the match? मैच से पहले दिमागी तौर पर मजबूत होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अच्छी गेम खेल सकूं। Just try my best. Yeah, that's it. Every player has हर such खिलाड़ी का कोई ना कोई स्पेशल मूव होता है। आपका स्पेशल मूव क्या है? स्पेशल मूव Especially in this. घास वाले टेनिस कोर्ट पर जरूरी है कि आप जारहाना खेल पेश करें और आगे जाकर खेलें। The net often. That's it. and best of luck, Anthony. Hopefully the weather would be favorable to you. Yeah, and best of luck for you. Thank you. This is your third World Cup, and for congratulations. ये आपका तीसरा वर्ल्ड कप है। मैंने आपको देखा है, आप बहुत रवानी से खेल रहे थे। इस बार वर्ल्ड कप खेलने के पीछे क्या मोटिवेशन है? What takes you to here, to this tennis, to this World Cup? Persiapan turnamen sebelum हफ्तों से मैं हर रोज ट्रेनिंग कर रहा हूं। मैंने बहुत अच्छे मैचेस खेले हैं। पाकिस्तान टेनिस में एक मुश्किल हरीफ है। 4 minggu M25 future. Okay, winning. जीत क्या हार खेल का हिस्सा है। इस डेविस कप में शिरकत करने पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप आगे भी अच्छा खेलते रहेंगे। Best of luck. इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्लेइंग कैप्टन बोनेट के साथ, और अनदर प्लेयर हमारे साथ डेविड मौजूद हैं जो कि डेविस कप पाकिस्तान में खेलने आए हैं, और ये पाकिस्तान का विजिट इनका फर्स्ट टाइम है। सो बोनेट, लेट मी वेलकम यू इन पाकिस्तान। मैं आपको पाकिस्तान में खुशामदीद कहती हूँ। कोई भी स्पोर्ट्स खेलने के लिए मौसम तो बहुत गर्म है, लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों का हौसला देखकर मैं हैरान हूँ। आज का मैच आपके लिए कैसा रहा? हाउ डिड यू फाइंड टुडेज मैच? Yeah, I think today's match is excited because आज का मैच अच्छा रहा। हम कभी घास पर नहीं खेले, लेकिन हमारी मुखालिफ टीम ने अच्छा खेल पेश किया क्योंकि वो लोग घास पर खेलने के आदी हैं। पहला मैच इतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन दूसरे मैच में हमने अच्छा परफॉर्म किया। हमारे पास जीतने का चांस था, मगर हमारे मुखालिफ ने अच्छा खेल पेश किया। I think he did well, and the second match I think is more excited. I think we have a chance, but we cannot make it. Yeah, so what do you टूर्नामेंट think? में अब आगे आपकी हिकमत अमली क्या होगी? आप अपने प्लेयर्स को क्या पैगाम देना Play the चाहेंगे? next match. Yeah, I just say play as smart. मैं बस यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और जितना बेहतर खेल सकते हैं खेलें। ये हमारे लिए मुख्तलिफ तजुर्बा है क्योंकि हम लोग सख्त टेनिस कोर्ट में खेलने के आदी हैं। हम आने वाले मैचेस में अच्छा परफॉर्म करेंगे। Maybe just play surf and volley. Maybe we'll be better. And now I would like to talk to you, आप David. अभी तक कोई How मैच excited नहीं are you? खेले। Are you कितने पुरजोश हैं इस टूर्नामेंट के लिए? yet? I'm playing the first match. Okay. Yeah, I play to Aisam. Yeah, it's मैं पहला मैच खेल चुका हूं। मैंने एसामुल हक के खिलाफ खेला है। एसामुल हक के खिलाफ खेलना मेरे लिए आसान नहीं था। मैं पहली बार किसी घास कोर्ट में खेला हूं। मैं यहाँ बहुत इंजॉय कर रहा हूं। एसामुल हक टेनिस में एक लेजेंड हैं। मैंने भरपूर कोशिश की, लेकिन आज मैं नहीं जीत सका। I mean, he's legend, you know. And today I tried my best, but I'm still cannot make it. Yeah. What do you think a player has to वर्ल्ड take कप के लिए एक now प्लेयर को when- किस किस्म की when ट्रेनिंग you are की ready, जरूरत होती है? for the World Cup? What intakes? I mean, in my country. we हमारे don't मुल्क में have घास के this टेनिस problem. कोर्ट नहीं है। Never ये practice बहुत with बड़ा grass. मसला है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान में प्लेयर्स घास के टेनिस कोर्ट में खेलते हैं और ये लोग घास पर बहुत अच्छा खेलते हैं। इस वक्त हमें प्रैक्टिस करने के लिए कोई अच्छी जगह मुयस्सर नहीं, लेकिन ये कोई बहाना नहीं है। हमें इन सब मसाइल से डील करना होगा। मैं कल दोबारा कोशिश करूंगा कि अपना मैच जीत I सकूं। try again tomorrow. Okay, but I think we'll have to gift you the patch of the मैं grass. उम्मीद करती हूँ कि आपको प्रैक्टिस के लिए कोई साजगार जगह मुहैया हो जाएगी। हार जीत तो खेल का हिस्सा है। अभी आपने आगे बहुत सी कामयाबियां देखनी हैं। World Cups are a lot more matches are to come, and sky is not the limit. None other than I am with Asamul Haq, और हमारे पाकिस्तान की शान और डेविस कप की जान। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, वेरी हैप्पी ऑब्वियसली टू गेट द विंस। दो मैचेस थे आज, I won also and Akil माशाल्लाह से won just now, and very happy and proud. Obviously I'm Davis Cup captain also, playing captain. So दो roles हैं मेरे इस टाइम में, playing भी as a player and a captain.
तो so far so good. Alhamdulillah, we are playing players half our ages, but Alhamdulillah, Allah himmat de raha hai. Obviously, with the home crowd, it really helped us, and I'm very happy that we have been able to win 2 matches today. अच्छा, एवरी मैच आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है टू लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया होता है। तो आज के इस मैच में अगर मैं कहूँ कि आपका होम टेक या इनटेक होता है जो आप किसी प्लेयर को देते हैं, बिकॉज एज ए कैप्टन आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, तो प्लेयर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आज के इस मैच? No, basically जी मेरे ख्याल से जो everything we learn, especially Davis Cup में, is age is just a number, I guess. I turned 43 this year. The way I felt on the court was probably 33. तो वो जो लोग बातें करते हैं रिटायर हो जाना चाहिए, क्यों नहीं होते ये वो, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हिम्मत है, हौसला है, एंड रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान एट द हाईएस्ट लेवल, एंड जीत रहे हैं टीमों को। सारी टीमें जो पाकिस्तान आ रही हैं, दे आर हाईली रैंक्ड देन अस ऑन द पेपर, लेकिन बीइंग द अंडरडॉग्स, एंड वी जस्ट प्रूविंग आवर मार्क इन द वर्ल्ड टेनिस, एंड लाइक आई सेड, आई फील वेरी प्राउड टू बी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह से पिछले 25 साल से कर रहा हूँ, and with this win I'm sure he's going to be more confident and give me confidence, and Akil also, to hopefully play next year as well inshallah. ये टेनिस का फ्यूचर क्या आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं, पाकिस्तान के प्लेयर्स को किस तरह से देखते हैं? Basically, that's what we're trying to do, to be trying to be role models, trying to be inspiration for the juniors, and उनको motivate करें. There are a lot of juniors were here today to support us. Hopefully जब मैच छोटा था तो मैं भी डेविस कप आके देखता था, मेरा ख्वाब था कि पाकिस्तान के लिए खेलूं. Hopefully we can do the same for them. वो इंस्पायर हों और मेहनत करें, and the fact that we are still going, I think it shows them कि Pakistanis are capable of doing anything as long as we believe in ourselves, believe in Allah, and यही चीज़ें हैं, and I'm doing my level best कि junior program जो हमने शुरू किया हुआ है उस पर भी कोशिश करें, and inshallah hopefully in the near future you will see a lot of youngsters representing Pakistan on international level. वर्ल्ड कप ला रहे हैं फिर आप हमारे पास? It's a long way जी, वर्ल्ड कप में बहुत countries हैं, 200 से ज़्यादा countries हैं. The fact we are in top 35 in the world in tennis is a huge thing for Pakistan. ये जीत के I think we'll get into top 30. तो अभी तो यही क्रेडिट है, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. विनिंग वर्ल्ड कप तो बहुत टफ है, बट द फैक्ट दैट वी गोना गो क्वालिफाई इंशाल्लाह के जीतते हैं बैक इनटू ग्रुप 1 वर्ल्ड के, तो दैट वुड बी अ ह्यूज अचीवमेंट इटसेल्फ. बेस्ट ऑफ लक असामुल हक, पाकिस्तान की सारी दुआएं आपके साथ हैं, एंड आई होप कि ये वर्ल्ड कप आप हमारे होम टाउन लेकर इंशाल्लाह. होपफुली आज का मैच आपने एंजॉय किया होगा, मैंने बहुत एंजॉय किया, शाइकी ने एंजॉय किया, और यहाँ पर आने वाले प्लेयर्स के लिए ये ग्रास फील्ड पे खेलना बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था. तो चलिए जनाब, अब तक के लिए फ्लैग्स में इतना ही. होगी आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात. रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाजत. अल्लाह हाफिज. वेलकम बैक टू एक्सप्रेस. अब आपकी मुलाकात एक सोशल मीडिया पे मकबूल होने वाली शख्सियत से कराते हैं. उनकी वजह शोहरत बड़ी दिलचस्प है. सोशल मीडिया पर एक फुटेज आजकल बड़ी वायरल हो रही है, आपने तो देखी, आपने भी देखी होगी, आपको साथ साथ दिखाते भी है. वो है एक हमारे प्रोफेसर साहब हैं, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, रिटायर्ड हैं इनफैक्ट, मंसूर अकबर कुंडी साहब. उनकी रिक्शा चलाने की वीडियो है, और प्रोफेसर साहब रिटायरमेंट से कबल क्यों चला रहे हैं, और प्रोफेसर साहब को रिक्शा ड्राइवर बनने का ख्याल कैसे आया, इसके पीछे क्या कोई माशी मुश्किलात हैं, या फिर कोई चैलेंज है, या फिर कोई मैसेज है, ये क्या है, इसके बारे में हमने सोचा कि हम इस पर बात करें. यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान से 2015 में बतौर प्रोफेसर रिटायर हुए थे. इस वक्त मंसूर कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, बल्कि हम आई थिंक आप इस रिक्शे के पीछे क्या लॉजिक है. डेफिनेटली प्रोफेसर, बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए बेशक बहुत काबिल एहतराम हैं, उस्ताद हैं, और ऑब्वियसली हमने आपकी जो फुटेज भी देखी है, बहुत सारे लोगों को इस हवाले से जानने की क्यूरियोसिटी भी हुई कि क्या ऐसी वजूहात थी, क्या ऐसी रीजंस थी जिनकी बिना पे आपने ये रिक्शा चलाने का सोचा, और थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताइएगा इस हवाले से. देखिए जी, मैं अब 68 क्रॉस कर गया हूँ. मैं 15 में 22 ग्रेड में रिटायर हुआ. मैंने 79 में टीचिंग शुरू की. मेरे पहले 2 स्टूडेंट 9th कॉमन में गए, वो एक तो फेडरल सेक्रेटरी रिटायर हुआ. अच्छा. ये जो मैंने एक अपना YouTube बनाया हुआ है, उसमें कई मैसेजेस जो मैंने जिंदगी को जैसे पाया, एंड दे आर गेटिंग सक्सेसफुल. ये एक तो ये है कि हर 15 दिन बाद पेट्रोल की जो कीमत बढ़ रही है, वेरी अलार्मिंग, और जिस तरह बढ़ रही है, मैं दावे से कह सकता हूं कि 19-20 ग्रेड में जो रिटायर होने वाले लोग हैं, वो कार नहीं अफोर्ड कर सकेंगे रिटायरमेंट के बाद, जो अगर आप जेब से डालें पेट्रोल. मतलब इतनी अनसर्टन है. मुझे उस दिन कोई बता रहा था, इधर मुझसे मिलने आया पुराने दिनों का दोस्त, कहते जी मेरे पास तो 1300 रुपए थे, जब मैं बैठा हूँ 1000 रुपए. उसने कहा नहीं, आज किराया 1500 है.
कहता है जो मैंने पाँव पड़ा उसके कि मैं अब कहाँ जाऊं, मेरे पास तो 200 रुपए नहीं है। उसने कहा जी, उसने कहा रात से किराया 1500 हो गया है, मुल्तान और डेरा इस्माइल खान का। तो देखें जी, इंग्लिश में कहते हैं द पर्सन हु वेयर्स द शू नोज वेयर इट पिंचेस। ये इतनी महंगाई मेरे लिए सबसे पहले तो वीसी साहब कतई कलामी की बात, मेरे लिए सबसे पहले तो मिस्ट्री ये है कि रिक्शा आपने किसी से उधारा मांगा है, आपका अपना है, आपने लिया है? सर रिक्शा ऐसा है कि इस कैंपस पे हमारे जो मुलाजमीन हैं, जब उनका टाइम ऑफ होता है तो ये कैंपस बहुत बड़ा है, इसकी 4 दीवारी 13.5 किलोमीटर है और ये पंजाब की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी के बेशक बेशक। तो वो बेचारे क्या करते हैं, 30-35 रुपए या अब 3 स्टूडेंट मिलके, जब शटल नहीं होती, शटल रेगुलर नहीं चलती तो उनको गेट तक छोड़ना चाहिए आगे। तो वो अपना बच्चों को पढ़ा रहे हैं जी, तो वो उनके फीसें जो भी है। तो वो रिक्शे वाला एक्चुअली जाके ठहर गया। तो मैंने वो जो मेरा एक वीडियो बनाता है, मेरा एक नेट कासेट है, अच्छा फ्रेंडली है, तो मैंने उसको कहा ये अफजल है, तो अफजल जाके रुक गया। तो जब वो रुका तो अफजल ने मुझे कहा, वो मैंने कहा जी सर, उसने कहा, मैंने कहा क्या कहते हैं सर, ये जो 26 रुपए पेट्रोल महंगा, 15, अभी 26 नहीं महंगा हुआ था, ये बाद में हुआ। ये कोई इंसिडेंट भी हुआ, पहले 15 रुपए। उसने कहा सर जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है हमारा तो सर जीना हराम है, क्योंकि पेट्रोल के साथ फिर हर चीज एसोसिएट है। अब प्रॉब्लम ये है, ये इंटरिम गवर्नमेंट अल्लाह करे ये 100 रुपए सस्ता कर देती है पेट्रोल, लेकिन वो कीमतें जो बढ़ चुकी है वो नीचे नहीं आएंगी। अच्छा प्रोफेसर, जिस तरह से भी आपने खुद भी कहा, ऑब्वियसली हर एक के लिए गुजारा मुश्किल है और आपने अभी खुद भी मेंशन किया, लेकिन अभी आप अपनी रिटायरमेंट, आप इससे पहले ये हमने विजुअल्स भी देखे और आप इस हवाले से बता रहे क्योंकि अभी भी आप वाइस चांसलर हैं, अब तो आपने ये पहले ही क्यों किया? क्योंकि अभी तो माशाल्लाह आपकी जॉब भी है, आप उस तरह से अपने फाइनेंसेस को मैनेज भी कर रहे होंगे, तो ये जो महंगाई का आपने पहले से ही इसका कुछ ऑल्टरनेट सोल्यूशन निकाला है? क्योंकि रिटायरमेंट तक तो 400 रुपए लीटर हो जाना है लगता है। देखें जी, सार्केस्टिक भी सही और हकीकत भी है कि ये जिस तरह पेट्रोल बढ़ रहा है, मैं तो सोचता हूँ मेरा 6 मरले का अपना घर है इस्लामाबाद में, मैं शायद फिर कार ना वो सब्जी लानी होगी या जो भी काम होगा, मैं एक रिक्शा रख लूंगा। मोटरसाइकिल से तो रिक्शा सेफ है ना, और पेट्रोल भी ज्यादा नहीं खाता, तो क्या उसमें क्या बुराई है? ये नया ट्रेंड। अच्छा, वैसे एक तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, आपकी शख्सियत हमें बड़ा मुतासिर करी है, लुक क्वाइट फिट, आपने कहा ऑलमोस्ट टचिंग 70-68 के आप, तो आपने अपने आप को बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड, आपकी हेल्थ भी नजर आती है, और रिक्शा पे ये मैं बिल्कुल कोई सार्कास्टिक होकर नहीं कह रहा, आप बड़े अच्छे लग रहे हैं, बड़ा अच्छा दिख रहे हैं आप वहां पे बैठे हुए। जी बस मैं अपनी मॉर्निंग वॉक करता हूँ और मैंने अपनी जिंदगी एज ए उस्ताद गुजारी है। मैंने कल का नहीं सोचा, मैंने टक्को में टीचिंग नहीं की, मैंने जब भी कभी किसी को ट्यूशन पढ़ाई या गाइड किया, चार्ज नहीं किया। अच्छा। और अल्लाह ने मुझे भी नवाजा, मेरे सारे बच्चे इतने लायक निकल गए जो उस्ताद। देखें, हमारा एक दोस्त है, चेयरमैन है, बड़ा वन ऑफ द 10 लीडिंग एजुकेशनिस्ट मेरी नजर में, डॉक्टर मुख्तार HEC का चेयरमैन है। जी बिल्कुल। वो मुझे कहते हैं, कुंडी साहब, जिस मुआशरे का उस्ताद और मुअल्लिम अपने रुतबे से गिर जाए फिर दुआ खैर है, खुदा हाफिज है। बिल्कुल। तो ये मेरा एक मैसेज भी था यंगस्टर्स को कि देखिए हमारी वैनिटी फेयर इस मुल्क में बड़ा है, एक तबका डाउन ट्रोडन हो गया, एक ऊपर आ रहा है, यहाँ एवरीथिंग इज फॉर सेल, यहाँ सेनेट की सीट इज फॉर सेल। मैं क्या अब बात करूं, आई एम PhD इन पॉलिटिकल साइंस, दो नॉट पॉलिटिशियन। बात यह कि हमारा एक तबका जो है ना जी, वो कॉमन मैन जिसके लिए मुल्क बना था, उनकी भी इस मुल्क से उम्मीदें थी। वहाँ बिजनेसमैन थे, पॉलिटिशियन थे, लैंडलॉर्ड्स थे, एक वो तबका था जो कॉमन मैन था जिसने हिजरतें की। उसूली तौर पे तो आप जैसी जो शख्सियत हैं, जो हमारे असातिज़ा हैं, उनको हमें तख्त पे बिठाना चाहिए, उनको थ्रोन्स पे बिठाना चाहिए, वो काबिल इज्जत हैं।
लेकिन हम उन शख्सियात अगर, और ये बड़ा अच्छा आपका सिंबॉलिकली बड़ा अच्छा आपने किया, हमें अफसोस भी हो रहा है आप जैसी शख्सियत को इस तरीके से ये करते हुए, लेकिन आपने चूंकि एक मैसेज देने की कोशिश की तो यकीनी तौर पे वो शख्सियात, वो लोग जो फैसला करने वाली हैं, जो आप जैसे पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो फैसला साजी की कुव्वत रखते हैं, उनके लिए मेरे शर्म का मकाम है इस तरह के विजुअल्स देखना। और दूसरी बात ये है जी कि वो कहते हैं ग्रेट टीचर इंस्पायर्स ऑर्डिनरी टीचर्स, तो ये एक अब इस इंस्पायरेशन तो हुई। और मैंने किसी से कहा अगर मैं वाइस चांसलर ना होता या इतना, तो ये वीडियो इतनी वायरल नहीं होनी थी। अगर एक माली कहे ना जी मैंने रिटायरमेंट के बाद रक्षा चलाना है, तो वो क्या, इसलिए ये मेरा रूलर्स को भी एक मैसेज है कि यू प्ले अ पार्टिसिपेंट रोल। आप प्राइम मिनिस्टर हाउसों में बैठ के, जनरल सीएनसी हाउसेस में बैठ के गरीबों को देखें कि उनकी रात कैसे गुजरती है, आप उनका दर्द भी समझे। अच्छा प्रोफेसर साहब, इन द एंड ऑब्वियसली लास्ट मिनट 30 सेकंड्स है हमारे पास, हम जरूर चाहेंगे, अब ये जो आपकी वीडियो भी आई, आपके जो जाहिर है आप यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाते भी हैं, आपके स्टूडेंट्स होंगे, उनका क्या रिएक्शन था ये देखकर? सर मैडम, मैं हल्फिया कह रहा हूँ, जो मुझे मिले इतना लहजान तो नहीं है, वो कहते हैं सर वी आर, जो मैसेजेस है, प्राउड ऑफ यू। देखिए उस दिन मैंने एक शेर पढ़ा था, जल्दी से मैं, कि ना बाद सबा ना नसीम में सहर चाहते हैं लोग, ये लू है, ये हफ्स है कि लू की दुआ मांगते हैं लोग। आपको पता है जो मेजॉरिटी तबका हमारे साथ प्रोफेसर, असल में प्रॉब्लम ये है ना, कतई कलामी की माजरत, अगर किसी दिन अनवारुल हक काकड़ साहब साइकिल पे या उन्होंने रिक्शे पे या बाइक पे जाने की प्राइम मिनिस्टर हाउस कोशिश की ना, तो उनका ऑलरेडी स्क्वाड इतना होना है बीच में। हम देखते हैं बड़ी शख्सियत साइकिल चलाती है तो उसके आगे भी स्क्वाड जा रहा होता है, तो ये मसला है हमारा। लेकिन आपने अच्छा मैसेज दिया है, आप उस्ताद हैं, मोहल्ले में अपना रोल अभी भी आप अपनी तालीम के अलावा प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, और अल्लाह करे आपने जिस मैसेज की जानिब इशारा किया है, जिस गरीब के दर्द की तरफ इशारा किया है, वो साहिब इक़्तिदार व इख्तियार तक पहुंचे और फैसले उनके हक में हो। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ प्रोफेसर मंसूर अकबर कुंडी साहब, वाइस चांसलर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शेर दरिया किताब, दरियाए सिंध के साथ रजा अली आबिदी का सफर, इसके बारे में बता रहे हैं एक्सप्रेसो किताब के अंदर। आज वकार अहमद मलिक आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो किताब। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो अमूमी तौर पे आपके सराहने या तकिए के नीचे मुस्तकिल डेरा डाल दें तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो आपके शेल्फ में बहुत ही नुमाया जगह पे होनी चाहिए ताकि आप उनको बार बार पढ़ते रहें। आज एक ऐसी किताब का जिक्र करेंगे, ये एक दफ़ा पढ़ने वाली किताब नहीं है, इसको जितनी दफ़ा पढ़ेंगे ये दुगना मज़ा देगी। और इस किताब का नाम है शेर दरिया, जो कि लिखी रज़ा अली आबिदी ने। अब जब हम रज़ा अली आबिदी साहब का नाम लेते हैं, जिनका ताल्लुक रेडियो से रहा, BBC से रहा, तो उनकी जो दस्तरस है मुकालमा पे, और किसी के साथ अगर वो मुकालमा करते हैं तो उस मुकालमा को नकल करने पे जो उनकी दस्तरस है, इसमें तो मेरा ख्याल है कि कोई दो राय नहीं हो सकती। ये उनकी एक बहुत बड़ी काबिलियत है और एहलियत है और सलाहियत है, और ये उनकी किताबों में फिर नज़र आती है कि वो जिन किरदारों से मिलते हैं उनकी गुफ्तगू एज इट इज़ जो नकल करते हैं वो बहुत खूबसूरती से नकल करते हैं। शेर दरिया एक ऐसी किताब है जहाँ पे उन्होंने कांचे से, यानी जहाँ से दरिया सिंध एंटर होता है पाकिस्तान में, वहाँ से सफ़र शुरू किया और स्कर्दू, और उसके बाद ये पूरा रीजन जो गिलगित बल्तिस्तान का है और फिर कोहिस्तान का है, और उसके बाद कराची तक ये जो सफ़र है ये कमाल है। शेर दरिया के साथ सफ़र है, और मैं आपको सिर्फ इसका आगाज़ सुना दूँ कि कितना खूबसूरत रज़ा अली आबिदी साहब ने इसका आगाज़ किया है कि अब के किस्सा दरियाए सिंध का है। तिब्बत वाले कहते हैं कि ये दरिया शेर के मुंह से निकलता है, इसलिए उन्होंने इसे शेर दरिया का नाम दिया। इसमें कमाल दरिया का नहीं, उस शेर का है जिसने अपने कबीले की रवायत को तोड़कर कोई नेमत निगली नहीं उगली है। लेकिन जैसे जैसे ये दरिया आगे बढ़ता है, कहीं निगलने की कहानियाँ कसरत से सुनने में आती हैं और कहीं जबरन उगलवाए जाने की। हकीकत यह है कि ये किताब दरिया की कहानी नहीं, इसके किनारे बसने वालों की हज़ार दास्तां है। कहीं ये दरिया दुख देता है तो कहीं सुख बांटता है और कहीं सुख छीनता है। शेर दरिया में बहुत सारे किस्से हैं, इस किताब में बहुत बहुत कमाल किस्से हैं। मैं आपको एक सिर्फ रेफरेंस दूँ नरगिस वज़ीर का। जब हम गिलगित बल्तिस्तान में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे जो एजुकेशन है उसको हम म्यारी तालीम कह सकते हैं, क्वालिटी एजुकेशन कह सकते हैं। वो वाकई उनके स्कूल्स वाकई बहुत अच्छे हैं,
लेकिन उसके पीछे जो तगोदो है, जो नीयत है, जो इखलास है, वो इस किताब में आपको कई वाक़यात मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ नरगिस वज़ीर का एक वाक़या बताना चाहता हूँ, जिससे आपको आइडिया होगा कि गिलगित बल्तिस्तान जो है उसने अपना जो एजुकेशन है उसमें जो तरक्की की है उसकी वजह क्या है। उसके पीछे नीयत है, उसके पीछे इखलास है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत है। नरगिस वज़ीर जो है उनकी मुलाकात रज़ा अली आब्दी साहब से होती है, और जो कि एक स्कूल में पढ़ा रही हैं, और वो बताती हैं कि जब उन्होंने मैट्रिक किया तो उनका जो दाखिला था आगे वो पिंडी में वक़ार-उन-निसा कॉलेज में हो गया, लेकिन जब वो अपनी हेडमिस्ट्रेस को खुदा हाफिज़ कहने गई तो उन्होंने कहा कि अब तुम चली जाओगी तो तुम्हारी जो इधर जो बच्चियाँ हैं इनको कौन पढ़ाएगा। तो उन्होंने अपने ख्वाबों को एक तरफ रखा और उसी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। जिस स्कूल में वो पढ़ा रही थी उसमें बहुत सारे बच्चों के पास फ़ीस नहीं थी, और वो 15-16 बच्चों की फ़ीस जो है वो नरगिस वज़ीर अपनी जेब से अदा करती थी। लेकिन वो एक लगन थी, वो एक मेहनत थी, वो एक खुलूस था। नरगिस वज़ीर ने अपनी तालीम जो है दूसरी तरफ जारी रखी प्राइवेटली, लेकिन इधर वो बच्चों को पढ़ाती रही। और उनके ज़हन में ये था, उन्होंने ये बात करते हुए कहा रज़ा अली आब्दी को कि मैं इन बच्चों की फ़ीस इसलिए दे रही थी कि ये 15-20 बच्चों की फ़ीस देने का मतलब ये है कि अगर ये पढ़ लिख जाते हैं तो 15-20 ख़ानदान और 15-20 ख़ानदानों की आगे जो नस्लें हैं वो तालीम याफ्ता हो जाएंगी। ऐसे ख्वाब यहाँ पे आपको कसरत से नज़र आते हैं, और ये तो अभी स्कर्दू की कहानियाँ हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं वो कमाल है, और फिर वो जो इनोसेंस है मकामी वो आपको बहुत ही मज़ा देती है, लुत्फ़ देती है। स्पेशली अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान देखा हुआ है और आप गए हुए हैं तो उसके बाद तो कमाल ही हो जाता है। एक जगह कहते हैं कि मैं दरिया सिंध के किनारे सफ़र कर रहा था, रास्ते में एक नौजवान मेरे हमरा हो लिया। एक मकाम पर वो कहने लगा ये वो जगह है जहाँ पर एक जिन और अजदही की लड़ाई हुई थी। मैं चौंका, जिन और अजदही की लड़ाई? वो बोला जी हाँ। मैंने पूछा कौन कहता है? कहने लगा हमारे बुजुर्ग। और उसके बाद वो दिखाने लगा, वो देखिए साहब पहाड़ के ऊपर जो चट्टान खड़ी है वो जिन था, अब वो पत्थर बन गया है, और वो देखिए दरिया की दूसरी तरफ पहाड़ में जो बल खाता से आप पत्थर नजर आ रहा है वो अजदहा है। जिन ने उसे उठाकर यहाँ फेंक दिया, अजदहा पहाड़ में पैवस्त हो गया और वही पत्थर बन गया। देखिए साहब दोनों मौजूद हैं। मैंने देखा वहाँ ऊपर चट्टान खड़ी थी, यहाँ नीचे तह बतह चट्टानों में स्याही माइल पत्थर की आड़ी तिरछी तह नजर आ रही थी। मैं नौजवान से मुखातिब हुआ, सुनो क्या तुम्हें यकीन है कि यहाँ वाकई जिन और अजदही की लड़ाई हुई होगी, और वो ऊपर जो चट्टान है वो जिन था और नीचे काला पत्थर जो है ये वो अजदहा था? तुम्हें यकीन है? वो बोला बड़े बूढ़े कहा करते हैं मगर यकीन नहीं है। और ये जो फोक टेल्स हैं, जो कहानियाँ हैं जो गिलगित बल्तिस्तान से वाकिफ़ हैं उनको मालूम है कि वो बड़ी इनोसेंस सी परियों और जिनों की जो कहानियाँ हैं, और जो स्पेशली जो दास्तान गो होता है और जो सुना रहा होता है वो जिस यकीन के साथ सुना रहा होता है, जो उसके चेहरे के पे तासुरात होते हैं वो बड़े कमाल होते हैं। और शेर दरिया में रज़ा अली आब्दी साहब ने ये तमाम कहानियाँ जो कि सिंध तक फैली हुई हैं, कराची तक, यहाँ ये पूरा जो दरिया सिंध का सफ़र है, इसकी तमाम कहानियों में ये जो इनोसेंस है, ये जो मासूमियत है, ये जो खूबसूरती है, और ये जो चेहरे पे यकीन है, ये जो भोलपन है, ये जो खूबसूरत ख्वाब हैं, तमाम के तमाम को कमाल तौर पर नकल किया है। और ये रज़ा अली आब्दी साहब ही कर सकते थे। शेर दरिया नहीं पढ़ी तो ज़रूर पढ़िएगा, पढ़ी है दोबारा पढ़िएगा, 2 दफ़ा पढ़ी है तो बार बार पढ़िएगा, और कहीं ऐसी जगह रखिएगा कि आपकी रसाई आसान हो। तकिए के नीचे रख लें या शेल्फ पे नुमाया जगह रख लें। देखते रहिए एक्सप्रेसो किताब। क्या खुश शक्ल खाने हैं और क्या खुशबू आ रही है, बैठना मेरा मुश्किल हुआ, बैठना मुहाल हो रहा है और पास्ता बन रहा है। शेफ साहब इज रेडी। पहले हम शेफ साहब से बात करें, पहले स्टोरी देते हैं। पहले आपको खाना हजम देते हैं, आपको कुछ जुर्मानों का बताते हैं जिसमें इजाफा हो गया है। और ये जुर्माने अगर आप मोटरवेज हाईवेज पे ट्रेवल करते हैं, नेशनल हाईवेज पे खास तौर पे, तो भाई सुन लो, खास तौर पे जो लोग ओवर स्पीडिंग करते हैं ना, आए ट्रैफिक कवानीन की जो भी खिलाफ वर्जियां हैं, 7 नए कोड्स मुतारिफ करा दिए गए हैं, नए शामिल कर लिए गए हैं। पहला जो मरहला है इसमें नई शरह से जुर्मानों का इतलाक मोटर कार, जीप, SUV पर 1 अक्टूबर से होगा। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवेज पर जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी है, इस पर जुर्मानों की शरह में बड़ा इजाफा हुआ है। जरा नोट कर लीजिए, जो नए कोड्स इसमें शामिल
शामिल किए गए हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ को कुछ दस्तावेजात मौसूल हुई हैं। इन दस्तावेज के मुताबिक ओवर स्पीडिंग के ऊपर पहले 750 रुपए होते थे, अब कितना जुर्माना हो गया भला? अब जी 2500 रुपए, सिर्फ 2500 रुपए, 750 का 2500 रुपए ओवर स्पीडिंग पर, और स्पीड लिमिट 120 है। ओवरटेकिंग अगर गलत करेंगे तो पहले 300 था, अब 1500 रुपए। इसी तरह अगर दूसरी गाड़ी को आप रास्ता नहीं देंगे, जुर्माना पहले 300 था, अब 1000 रुपया है। बगैर लाइसेंस अगर लोग गाड़ी चलाएंगे तो इस पर 750 रुपए के बजाय आप कितना जुर्माना? 5000 रुपए। लाइसेंस बनवा लें, रिन्यू करवा लें। इमरजेंसी सर्विस व्हीकल, एम्बुलेंस को अगर आप रास्ता नहीं देंगे या रुकावट डालेंगे, 500 से बढ़कर जुर्माना 5000 कर दिया गया है। माय गुडनेस। और रात के वक्त अगर आपकी गाड़ी की लाइट मुनासिब नहीं होगी, ये तो बड़ा अच्छा काम किया है। लाइट के साथ, या लाइट होती नहीं है, कुछ गाड़ी की चला रहे होते हैं, तो जनाब अब 1000 नहीं होगा, अब 5000 रुपए जुर्माना। अच्छा, बाइक्स वालों को भी 5000 होगा? बाइक तो मोटरवेज पे तो अलाउड नहीं, वैसे इन जनरल बात करें। मेरे ख्याल में दूसरा अब ये चेक करना पड़ेगा क्या है, लेकिन अगर आप रॉन्ग साइड पे गाड़ी चलाएंगे सड़क के तो 2500 रुपए जुर्माना वहां पे होगा, पहले 500 था। गफलत से ड्राइव करेंगे 1500 रुपए होगा, पहले 300 था। स्टॉप साइन पर अगर नहीं रुकेंगे, अगर आपको स्टॉप साइन मिलेगा तो 500 के बजाय, ये मुझे बताने दें, मुबलिग बताइए। नहीं ये नहीं, अगला 3000 रुपए इस पे। अगर आप दूसरी जाने पे, अगर आप दूसरी गाड़ी से इंतहाई करीब रहते हुए ड्राइविंग करेंगे तो आपको 300 की बजाय 1000 रुपए जुर्माना होगा। गाड़ी की बता रही है, लगता है ये मुझे गुस्सा आता है, जो मेरे सर पर गाड़ी रख के चला रहे होते हैं, तो इसलिए। तो दूसरी जानिब जो गाड़ी की पिछली स्क्रीन है वो अगर मुकम्मल या जुज़वी तौर पर कवर करके ड्राइव करेंगे तो उस पर 750 रुपए जुर्माना होगा। गाड़ियों की वायद वायलेशन है जो मैं कर रहा हूँ। अच्छा जी, गाड़ी को आगे निकलने पर जो जुर्माना है वो तकरीबन 1000। इसी तरह मुख्तलिफ ये जो प्राइसेस हैं ये तकरीबन 300% बढ़ा दी गई हैं, तो आप देख लें क्या करना है आपने। अच्छा जी, हमने आपको बता दिया। अब हमारे पास अगली कोई खबर नहीं है, हम सिर्फ किचन में, किचन में हम आपको बताएंगे कि खाने में क्या बन गया है। अहमद, क्या बन गया है? जी, हमारा जो है सॉस रेडी हो गया, क्रीमी सॉस। तो मैं पास्ता का आपको थोड़ा सा बता दूं कि पास्ता की जो डो थी वो जब मैंने गूंथी थी तो इस तरीके से डो जो है वो रेडी हो गई थी। ठीक है, ये डो रेडी हो गई थी। इसके बाद मैंने क्या किया, इसको फ्लैट किया। फ्लैट करने के बाद ये मेरे पास एक शीट, ठीक है, शीट हमने जो है इतनी आपने बारीक शीट करनी है कि आपका हाथ जो है ना नीचे से जब आप लाइट के ऊपर करें तो नजर आए। ठीक है, ट्रांसलूसेंट होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। ठीक है, अल्फ्रेडो फेटोचीनी अगर आप करना चाहें, अगर स्पैगेटी करना चाहें तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये फ्रेश पास्ता है तो इसको टाइम नहीं लगेगा कुकिंग में। ठीक है, 1 मिनट में हमने सिर्फ बॉइलिंग वाटर में 1 मिनट के लिए डालना है और निकाल लेना है, तो हमारे पास ये जो है फेटोचीनी पास्ता। वो तो पास्ता जो हम मार्केट से लेते हैं वो तो 15-15 मिनट हमें बॉईल करना पड़ता है। एग्जैक्टली, वो डिहाइड्रेटेड होता है। अगर हम इसको डिहाइड्रेट करेंगे तो फिर जो है हम इसको तकरीबन 7.5 मिनट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर ये फ्रेश है तो हम इसको 1 मिनट देंगे। टेस्ट में कितना फर्क आ जाता है? टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। दिस वुड बी वेरी वेरी मतलब डिलीशियस, बहुत मजे का ये होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप इसको डिहाइड्रेट कर सकते हैं अगर आपके पास डिहाइड्रेटर है, नहीं तो आप सन के नीचे रख के इसको जो है वो डिहाइड्रेट कर सकते हैं और ये 1 साल 1.5 साल निकाल जाता है बड़े इजीली। ठीक है, थोड़ा सा जरा कैमरे की तरफ, वो कैमरा है आपका, कैमरे की तरफ कीजिएगा। ये जो आपने बनाया है, दिस इज योर कैमरा, ये सब दिखाइए। ओके, वाओ, लुक्स रियली नाइस। अच्छा, मैं एक बात और इंक्लूड करना चाहूँ कि इसके अंदर हम स्पिनच, क्यूकम्बर जो होती है, पंपकिन, वो हम मैश करके इसमें डाल सकते हैं। इसलिए ग्रीन कलर है। एग्जैक्टली, इसमें मैंने स्पिनच डाली हुई है। जिन बच्चों को वेजिटेबल से प्रॉब्लम होती है, स्पिनच से प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे खिलाएंगे हम। जबरदस्त, ये अच्छा है। और मैं ग्रीन कलर के बारे में वही सोच रही थी कि पास्ता नॉर्मली येलोइश टोन में होता है, बट या लुक्स रियली नाइस। ठीक हो गया। अब इस सॉस के अंदर और क्या ऐड करेंगे अहमद आप? अच्छा, ये मैंने बेसिकली गार्लिक सौते की है, उसके बाद मशरूम सौते की है, क्रीम डाली है, चीज़ डाली है। ठीक है, ये मेरा एक, और एंड पे इस पे मैंने स्पिनच ऐड की है, 1 टेबल स्पून ब्लेंडेड स्पिनच। ठीक है, सो वी आर लेफ्ट विद 2 मिनट्स। तो ये हमारा सॉस जो हो गया। 2 मिनट से पहले भी ना कीजिएगा, फिर हम क्या बात करेंगे? फिर हम देखेंगे खाने की शक्ल और खुशबू पे बातें करेंगे और क्या। ये अहमद की जो डिशेस होती हैं वो लोग बहुत पसंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप अगर सोशल मीडिया पे एक्सप्रेसो पेज देखें
तो उस पर बहुत ज्यादा वायरल जो हमारे वीडियोस हैं उनमें अहमद की वीडियोस बहुत ज्यादा है, लोग बड़ा पसंद करते हैं। इसके साथ साथ अहमद जो खाना बनाते हैं वो हम आपको बता सकते हैं, हम वाउच कर सकते हैं कि बहुत अच्छा होता है और मज़ेदार होता है। हम नॉर्मली फॉरेन शो के बाद नहीं खाते थे, लेकिन अहमद जब भी कुछ बनाते हैं जरूर खा के जाते हैं। चलें जितनी देर में प्रेजेंटेशन करते हैं, हमारे पास एक स्टोरी है, वो हमारे नौजवान को पैमा शहरोज काशिफ के हवाले से, तो वो हम आपको बता देते हैं। मीनवाइल रेडी हो जाएगा। अरमला ने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट बुक कर ली हुई है, टेबल है नहीं हमारे यहाँ पे। खैर काउंटर सर्विसेज है। पाकिस्तानी नौजवान शहरोज काशिफ ने एक कारनामा सर अंजाम दिया है और वो दूसरी मरतबा दुनिया की आठवीं जो बुलंद तरीन चोटी माउंट मुनास्लो है उसको सर कर चुके हैं। इस बार ये जो 8,163 मीटर बुलंद चोटी है, रेल समिट पॉइंट तक पहुंचने में कामयाब हुए हैं। वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 1:05 पर इस टॉप पर पहुंचे हैं। वंस अगेन हमारी बहुत मुबारकबाद शरोज, कीप गोइंग यार, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम क्लोज करें, हम फाइनल प्रेजेंटेशन किचन में आपको दिखते हैं बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट रेडी। आर वी रेडी अहमद? यस, Last 30 seconds. It looks delicious and Amla is all set to taste it right after the closing. Wow. And ये चेक करें जी, जरा दिखाइए। अभी आप सब छोड़ें, जो आपको देखने को शक्ल मिलेगी ना इस पास्ता की, क्या बात है। We actually need to pan our camera and जी चलें ये जरा चीजें साइड पे करके अहमद एक दफा फाइनल लुक दिखा दीजिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ओके, लुक्स नाइस। और हमें यहाँ से नजर आ रहा है ये ओह यार क्या बात है, वाह। और इसके ऊपर अभी चिकन और दीगर चीजों को अहमद गार्निश करेंगे। कैप्सिकम लग रही है मुझे कुछ, एंड दिस लाइक ये क्या है? ग्रीन अनियन है। ओह ग्रीन अनियंस, ओके वाओ। तो कॉस्ट इकोनॉमिक कितना है जी ये मार्केट के मुकाबले में? अहमद साहब जल्दी से बताइए। कम कीमत पास्ता मैं कह सकता हूं कि ये 50% कॉस्ट करेगा अगर आप घर में बनाएंगे। अगर आप बाहर से 1500 का खाते हैं तो आपको और अगर ऐसे प्लेटिंग करेंगे तो फिर तो बहुत क्या बात, बहुत कम, उससे भी 50 से भी कम पड़ेगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी अमला जब आप घर पे बनाते हैं तो क्वांटिटी ज्यादा बनती है। बाहर वाले तो वैसे ही कंजूसी करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट रेडी। गुड जॉब अहमद। एनी फाइनल वर्ड्स यू लाइक टू से? ईट हेल्दी और लिव हैप्पी।